मैं 14 अगस्त की शाम को दूरबीन लिए घूम रहा था, यहाँ देख रहा था शायद मुझे कोई पक्का मकान मिल जाए। अब 2047 तक का उन्होंने बोल दिया ना, अभी 47 आएगा। जब आप यहाँ पे 46 को आएंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा 2087 तक का, वो चलता रहेगा। लेकिन इससे झूठे वादों और जुमलेबाजी से देश नहीं चलता, देश चलता है नीतियों से। धन्यवाद मोदी। मैं बिल्कुल धन्यवाद कहूँगा कि आपने गरीब की रोजी रोटी छीनी है। मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने रोजगार छूना। मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने महंगाई बढ़ाई। मैं धन्यवाद कहूँगा कि आप इतने निकम्मे साबित हुए, बिल्कुल निर्दयी तानाशाह की तरह आपने कार्य किया। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ। कौन सा काम उन्होंने ऐसा किया? सर मैं आपसे कुछ पश्चिम से निकलता है तो क्या आप मान लेंगे? आप सत्ता में हैं जी, सरकार उनकी है, नीतियाँ उनकी हैं, पॉलिसी उनकी है, केंद्रीय एजेंसियाँ उनकी, और उन केंद्रीय एजेंसियों के आंकड़े हैं CMI की। अगर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो जून में सबसे ज़्यादा महंगाई दर, और जो गवर्नर है पूर्व, उनके साफ साफ ये संदेशा उन्होंने इस बात को लेके आगाह किया हुआ था कि आने वाले 3 माह और गंभीर होने वाले। अगर सरकार ने इस चीज़ को लेकर चिंता नहीं की तो शायद इस देश के आर्थिक हालात बद से बदतर हो जाएं। ये मेरा नहीं, उनके सरकारी आंकड़े। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा है कि महंगाई नहीं है देश में। जी, वित्त मंत्री जी तो कहती थी कि हम प्याज नहीं खाते हैं, तो जो प्याज खाते हैं उनसे मतलब नहीं होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई है। आप ना को ना बोले, अगर आप बोल देंगे आम को अमरूद तो नहीं बोलेंगे, हम आम को आम ही बोलेंगे। लेकिन आप कांग्रेस से कहीं ना कहीं, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस खत्म है। मैंने कांग्रेस की बात ही नहीं की, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ। मैं अनुभव द्विवेदी विश्व युवा सशक्तिकरण संघ से हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री जसराम भाटी जी। हम समर्थन हर पार्टी से चाहते हैं, हम युवा हैं, युवा की सिर्फ एक आवाज होती है। लेकिन सर महंगाई है कहाँ? जब वित्त मंत्री ने कहा है तो बात तो माननी चाहिए ना। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दूध कितने रुपए लीटर लेते हैं आप आटा कितने रुपए किलो खरीदते तो हैं? नॉन GST खरीदे ना, संबित पात्रा ने खुद कहा है नॉन GST ले। तो GST खत्म ही कर दीजिए आप, फिर टैक्सेशन का सिस्टम ही खत्म कर दीजिएगा आप। वो तो ब्रांडेड चीजों पे है सर, टैक्स ब्रांडेड चीजों पर है। हाँ, तो अनब्रांडेड, अच्छा ब्रांडेड चीज़ों पे ब्रांडेड चीज़ों को प्रमोट क्यों किया जा रहा है? आप देख के जाइए, गाँव किसान, मतलब आप गाँव गरीब मोहल्लों तक में ब्रांडेड चीज़ें डेयरी से लीजिए ना दूध जाके। आप दूध की बात कर रहे हैं, डेयरी से लीजिए। क्यों? अमूल ब्रांडेड है तो ब्रांडेड ले रहे हैं आप। अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप डेयरी तो जितनी भी डेयरियां हर प्लांट में लगी हुई आप उनको बंद करवा दीजिएगा। भारत के हर 3-4 जिलों के बाद एक डेयरी का प्लांट लगा हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करेंगे तो हर जगह नमस्ते इंडिया का प्लांट मिलेगा, आपको पराग का प्लांट मिलेगा। आप उसको बंद कराइएगा जाके। क्या वो अपने ब्रांडिंग, अपनी पोजीशनिंग को लेके जनता के बीच में नहीं जाएंगे? मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि शराब न पिए, शराब की आप शराब खुला बंटवा रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि शराब न पिए। अरे सर, आप कह रहे जो अच्छे दिन कहाँ है? अब इससे ज़्यादा अच्छे दिन आपको कहाँ से मिलेगा बताइए? जिस तरीके से देश अब विकास की ओर बढ़ रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि आप जिसकी बात कर रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है। अभी कल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक अमेरिकी एजेंसी थी, उसने अपना सर्वे किया था जिसमें उनको लगभग 75% मिले हुए थे, लेकिन उससे पहले वो नंबर 83% थे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पहले वाले पेपर में 100 नंबर आए हैं और आपके 80 नंबर आए हैं, तो आपका प्रमोशन हुआ है या आपने उसमें हताशा हासिल किया, आप उसमें कमज़ोर साबित हुए? तो कहीं ना कहीं वो डिक्रीमेंट है आपका। तो ये सरकार का प्रमोशन नहीं है, डिक्रीमेंट की ओर इशारा कर रही है। लेकिन मोदी जी को धन्यवाद तो कहेंगे ना? किस बात का धन्यवाद? मोदी का जो ट्रेन चला था उसके लिए धन्यवाद मोदी। मैं बिल्कुल धन्यवाद कहूँगा कि आपने गरीब की रोजी रोटी छीनी है। मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने रोजगार छूना। मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने महंगाई बढ़ाई। मैं धन्यवाद कहूँगा कि आप इतने निकम्मे साबित हुए, बिल्कुल निर्दयी तानाशाह की तरह आपने कार्य किया। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ। कौन सा काम उन्होंने ऐसा किया? सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनके आप चुनावी मुद्दों को उठा के देख लीजिएगा। उन्होंने जिस तरह रोजगार की बात की, जिस तरह 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 2014 से पहले अपनी हर रैली में बात करते थे जिस दिन मेरी सरकार आ जाए उस दिन पेट्रोल पानी के भाव मिलेगा। कहाँ गया वो? मैं तो आज तक मुझे नहीं मिला। अगर वो पेट्रोल कहीं पानी के भाव मिल जाइएगा मुझे बताइएगा, मैं खुद लाके उसको बांटूंगा। अभी तो 5 प्रण लिए ना लाल किले से जी, 2047 तक विकसित कर देंगे भारत को। जी हाँ, उन्होंने 2022 में बात की। मैं आपकी जानकारी देना चाहूँगा, 2022 में उन्होंने ये बात कही हुई थी कि सबके, हर गरीब को घर प्रोवाइड करेंगे। क्या वो मुहैया हो गया? मैं 14 अगस्त की शाम को दूरबीन लिए घूम रहा था, यहाँ देख रहा था शायद मुझे कोई पक्का मकान मिल जाए। अब 2047 तक का उन्होंने बोल दिया ना, अभी 47 आएगा। जब आप यहाँ पे 46 को आएंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा 2087 तक का, वो चलता रहेगा। लेकिन इससे झूठे वादों और जुमलेबाजी से देश नहीं चलता, देश चलता है नीतियों से। और नीतियाँ बनाने का काम है सरकार का, उसके प्रशासन का, उनके अधिकारियों का। जब तक आप नीति शास्त्र को मजबूत नहीं करेंगे, अर्थ को मजबूत नहीं करेंगे, देश पूर्णतः विफल होगा। देश तो मजबूत हो रहे हैं ना। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप महंगाई, अगर आप टैक्स को बढ़ाकर, आप गरीब की रोटी छीनकर, युवाओं को बेरोजगार कर, अगर आप उसको मजबूती की बात कर रहे हैं, तो मैं थू करता हूँ ऐसे लोगों को और ऐसी सोच को। कहाँ मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है? वो तो अग्निपथ के लिए तो रोजगार देने का काम शुरू कर दिए हैं और उसके भी खिलाफ है आप लोग। बिल्कुल मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले कितनी भर्तियां सेना में आती थी? अब कितनी भर्तियां आई? कोरोना के बाद जो भर्तियां नहीं, क्या उनकी आयु सीमा बढ़ाई आपने? वो रोजगार गया। 25 वर्ष में अगर आप रिटायरमेंट आपको मिल जाएगा, आपको कैसा लगेगा?
26 साल पे जब आपका बेटा पूछेगा पापा चॉकलेट खाएंगे, तब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा, आपकी आंखों में सिर्फ शर्म के आंसू होंगे जो सरकार ने आपको दिए होंगे। तो लेकिन 25 साल की उम्र में 12 लाख रुपया भी तो अकाउंट में रहेंगे। सर मेहनत नहीं की आपने, मतलब आपको पकड़ा दिया, आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बोल दिया मुझे 400 रुपये दे दिए। आप मेहनत करके वो आपको मिले हैं, लेकिन वो सिर्फ एक आयु सीमा तक निर्धारित है। आप 11 लाख कब तक चला लेंगे? मैं आपसे कैलकुलेशन करने बैठता हूँ, आइए आप 11 लाख कितने साल तक चला लेंगे? वो तो बोले देखिए, बिजनेस करो ना, महंगाई बढ़ रही है, उसमें बिजनेस खुदरा करो। महंगाई दर जो 8-9% जा रही है, आपको 1 लाख मिला, हर साल आगे इंप्रूवमेंट हो रहा नहीं, है। वो ये बोल रहे कि 11 लाख लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करो अच्छा, और लोन भी प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल, सस्ते में। सत्ता देखी हमने भी यही उम्मीद की, लेकिन उन्होंने सत्ता के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो बिजनेसमैन है, इसलिए वो बिजनेस कर रहे हैं। और राजशाही में बैठकर, लोकतंत्र की गद्दी पर बैठकर शासक का काम कभी बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए शासन करना। अच्छा, जिस बेरोजगार लोगों के लिए आप यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, जिन युवाओं के लिए, उसमें से कितने युवा आपके साथ हैं? हमारे साथ हर कहाँ युवा है, कौन है युवा? ये तो आपके सबके आप ही के लोग हैं ना, आपके संघ के लोग हैं ना। जी अच्छा, मैं आपसे एक बेसिक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कितने युवा आपके साथ आए हैं। जब क्रांति होती है तब क्या आप गिनने जाते हैं या पूछने जाते हैं उन लोगों से? मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज हम संगठन के माध्यम मतलब ये क्रांति का आगाज कर चुके हैं आज जंतर मंतर से। निश्चित रूप से सर, हम अगले माह से अपनी हर जिले में, हर प्रदेश स्तर पर अपने कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम सरकार की नीतियों के बारे में जनता को अवगत कराएंगे और युवाओं को सचेत करेंगे कि आप धार्मिक आधार पर, आप जाति आधार पर न बटें, आप काम के आधार पर बचें। क्योंकि आप धर्म के आधार पर कब तक लड़वा सकते हैं? कौन ये धर्म जाति का काम काज कौन कर रहा ये है? आप बताएंगे धर्म का काम कौन कर रहा है? क्या 2000 पहले से पहले इतनी नफरत थी? मैं आज भी फिर बोल रहा हूँ, मैं सनातनी धर्म से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने हमेशा रोजगार, मैं खुद मानता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मेरे भी आराध्य भगवान श्री राम है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, भगवान राम भी जब जंगल गए थे तो उन्हें भी बेर चाहिए थे, उन्हें भी कंदमूल फल उन्होंने खाए थे। आप रोजी रोटी मुहैया नहीं करा पाए। वो तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी, सबको साथ लेकर चलने का काम हाँ, करते हैं। सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं। उन साथ में उनके चुनिंदा लोग हैं। तो एक में स्वयं हमारे मोदी जी हैं, दूसरे में हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, तीसरे में उनका बेटा है, और उसके बाद उनकी कुछ गोदी मीडिया के लोग हैं, इसके बाद उनके कुछ उद्योगपति। आप सोचिएगा, एमएसएमई को खत्म कर रहे हैं आप जो कुटीर उद्योग हैं, आप उनको तबाह करने पे लगे हुए हैं। सारा का सारा टेंडर, सारा का सारी मैन्युफैक्चरिंग आपको बड़े लोगों के हाथ में देना आप चाहते देख नहीं रहे हो ईडी के कितने छापे पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा मुद्दा किया आपने। मैं आपकी जानकारी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अभी तक 2014 से लेकर अभी तक ईडी के छापे पड़े हैं लगभग 5000। उन 5000 में इन्होंने छापे 5000 केस, 5000 लोगों पे इंक्वायरी बिठाई है, 1100 के आसपास छापे मारे हैं, और केवल 50 के आसपास लोग इन्होंने अभी तक बंद किए हैं। यानी कि अगर आप सक्सेस रेशियो निकालेंगे तो वो 1% से कम है। आप सोच के देखिए, तो ये उसका दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। लेकिन अब पैसे भी तो निकल रहे हैं ना कई घरों में। अभी बंगाल में देखो कितने करोड़ों रुपए निकले। अच्छा, मैं आपसे बहुत अच्छा सवाल, देखिए, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन अगर दोषी आके भाजपा की जो गंगा जी हैं उसमें आके डुबकी मार दे, फिर आप सब चुप क्यों हो जाते हैं? ये तो नहीं चलेगा ना। अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आप उसको अपनी पार्टी में भी न रखें, लेकिन वो जैसे ही आपकी पार्टी में आता है आप उसको गोमुख से, जैसे गंगा जी निकली हमारी, आप उसको। दोहरी मापदंड है क्या ये? निश्चित रूप से ये सत्ता का दुरुपयोग है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, और कहीं ना कहीं आप एक तानाशाही को दर्शाना चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ जो भी बोलेगा आप उसको साम दाम दंड भेद करके उसको चुप कराने का काम करेंगे। ये साम दंड भेद का कौन काम कर रहा है? वो तो और कह रहे हैं भ्रष्टाचार हम मुक्त कर रहे हैं देश को। जितने भ्रष्टाचारी अब वो सब धीरे धीरे निकल रहे हैं, जितने भी बिल में दबे हुए थे सब अब निकल रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया। जितने बिल में दबे थे वो निकल रहे हैं, और निकले, और उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, फिर क्या वापस बिल में घुस गए? उनको भी तो सर्च करिए ना। कार्रवाई सबके लिए एक समान होनी चाहिए। अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया है तो मैं भी उतना दोषी हूँ जितना उनके पार्टी के कार्यकर्ता या उनके लोग रहेंगे। अगर भारत में दंड विधान है, भारत में न्यायपालिका है, भारत में संविधान है, उसके प्रोसीजर है पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कि भाई समान दोष के लिए समान न्याय की व्यवस्था की गई है। लेकिन आप समान न्याय नहीं करते ना। आपको तंग करना, आप उसके घर में पुलिस भेज दो, उसके घर में ईडी भेज दो, उसके घर में सीबीआई भेज दो, ये गलत चीज़ है। तो डरना नहीं ना, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो डरने की क्या? मैं तो आज भी बोलता हूँ, मेरे घर में, आप मेरे घर पे खुद चलिए, मैं तो चाहता हूँ अगर सीबीआई या ईडी के पास रहने की व्यवस्था ना हो तो मैं अपने घर में एक कमरा दे देता हूँ, आराम से बैठो सर, कोई दिक्कत नहीं। लाल किले से तो मोदी जी ने कहा था ना भ्रष्टाचार खत्म करना है, सबका साथ भी मांग रहे थे वो। बिल्कुल खत्म करना है। आप भी तो जनता है ना, आप भी साथ दो। बिल्कुल उन्हीं भ्रष्टाचारियों में आपको शायद पता होगा, जब अन्ना आंदोलन हुआ तो हमारे जो एक बड़े विवादित मंत्री जी आजकल बड़ा पार्टी से निष्कासन, संसदीय बोर्ड से उनका निष्कासन भी हो गया है। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा वरना आप समझ जाएंगे मैं नागपुर वालों की बात कर रहा हूँ।
तो उनके ऊपर तो बड़ा गंभीर आरोप लगा था, उन पे क्या कार्रवाई हुई, उनके घर में कब सीबीआई पहुंची, उनके घर में कब ईडी पहुंची, उनके घर में पुलिस प्रशासन पूछा, क्या किसी की औकात है, किसी की हिम्मत है? आप में ये हिम्मत है कि आप इस मंच पे आ सके? मोदी मीडिया बिक चुकी है, सवाल उनसे करे जाए ना कि सवाल हमसे करे। ठीक ठीक।